बेटा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट का एक लेक्चर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हमारा टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दो टाइप के सॉलिड्स होते थे, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको लेक्चर मिल जाएगा, उस लेक्चर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और हालांकि कल वाला अगर लेक्चर नहीं देखा है तो भी ये दिक्कत नहीं करेगा, इसमें समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर दो टाइप के सॉलिड्स होते थे, एक क्रिस्टलाइन था और एक एमॉर्फस था। एक बात वहाँ पर निकल के आई थी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वही ट्रू सॉलिड्स होते हैं, राइट। चैप्टर में अब हम जो भी पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। एमॉर्फस के बारे में अब हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमें पढ़ना था एमॉर्फस के बारे में वो हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में ही पढ़ लिया। आज जो भी डिस्कशन होगा वो किसका होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो एक बार बताइए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते थे? पहला पॉइंट नहीं, एनआइसोट्रॉपिक वो तो बाद का पॉइंट था। बेसिक जो डेफिनेशन अगर आपको देनी पड़े या बताना पड़े तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स थे जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता था और उनकी एक डेफिनिट और करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती थी। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। कुछ और प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं, या मोरोवर मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प होता है, कटिंग शार्प होती है, या इसके अलावा वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ये सारी बातें आपको बताई गई थी, है ना। चलिए आज की जो हेडिंग है वो डालेंगे आप लोग, लिखिए हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिखें। बेटा अरियंस से आ रहे हो? अभी लेट हो, कितने बजे छोड़ा था? आप लोगों में से कल कौन कौन था? कोई नहीं था ना? तुम थे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बेटा हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको लिखाते हैं। बड़ी आसान सी थ्योरी है इसकी। 4 टाइप के होते हैं, पेन रख दीजिए और सुनिए। कोई सॉलिड है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे कोई ना कोई। जैसे अगर मेटल है, मान लो कॉपर का मेटल है या आयरन का मेटल है, तो वहाँ पर कॉपर या आयरन के एटम्स होते हैं। आयरन या कॉपर जो भी है, उनके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई ना कोई होगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत सारे सुने होंगे आप लोगों ने। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बेसिस पे हम इसे एक नाम देंगे कि ये कौन सा सॉलिड है। NaCl नाम का सॉलिड होता है, सुना ही होगा आप लोगों ने। NaCl में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? या आइस भी सॉलिड होती है, वहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर क्या है? इसके बेसिस पे सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं, सुन लीजिए पहले, आयनिक सॉलिड्स, दूसरे होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, तीसरे होते हैं वैन डर वाल या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और फोर्थ होते हैं मेटालिक सॉलिड्स। समझिए क्या स्पेशलिटीज़ हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर NaCl का, तो ये बात आपको पता होगी कि NaCl में Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। होता कुछ इस तरीके से है, ये Na पॉजिटिव है, फिर Cl नेगेटिव है, फिर Na पॉजिटिव है, फिर Cl नेगेटिव है। Na पॉजिटिव के नीचे देखो, ये हमने एक लाइन में अरेंज किया पार्टिकल्स को। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल को पॉइंट माना जाता है। क्या माना जाता है? पॉइंट। जब बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे तो क्या बन जाएगी? एक लाइन, एक रो। और एक जो लाइन होती है वो कैसी होती है? 1 डायमेंशनल होती है। तो ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हुआ? 1 डायमेंशनल। अब हमने क्या किया, एक रो के नीचे दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, जब इस तरीके से रोज को ले आएंगे, Cl नेगेटिव,
Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ऐसे ही फिर यहाँ पर Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। इस एक्सिस पे गए तो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ, इस एक्सिस पर आ गए तो कैसा हो गया, 2D अरेंजमेंट हो गया। मतलब ये एक प्लेन बन गया, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ऐसा ही दूसरा प्लेन, Na के ऊपर Cl, Cl के ऊपर Na, इस तरीके से तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन। जब बहुत सारे प्लेन्स को हम अरेंज कर देंगे तो इस तरीके से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये बात समझ में आई? नहीं, वो हर सॉलिड में एक कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट होता है, और क्यों होता है वो चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। Na के नीचे Na नहीं होता है। जो Cl नेगेटिव होता है, NaCl में हर Cl नेगेटिव के चारों तरफ 6 Na पॉजिटिव होते हैं, और हर Na पॉजिटिव के चारों तरफ 6 Cl नेगेटिव होते हैं। तो एक आयन को जितने अपोजिटली चार्ज दूसरे आयन सराउंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो NaCl का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 का आएगा। ठीक है, फिलहाल जैसे आपको दिख रहा होगा ये Cl नेगेटिव केवल 4 Na से सराउंडेड है, 1 2 3 4, जो डायरेक्टली इससे टच हैं। पार्टिकल होंगे ना इस तरीके से, ऐसे करके ये पार्टिकल्स होंगे, ऐसे ये 4 हैं, ऐसे करके यहाँ Cl होगा कोई, है ना। एक ऊपर आएगा Na और एक कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इस तरीके से। वो अभी नहीं पढ़ना है भाई, अभी हम जो आपको पढ़ाना चाहते हैं आप वो डिस्कस करो, वो भी आगे आएगा सब जो आप पूछ रहे हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक प्लेन बना, एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, तो पूरा का पूरा क्या होगा, 3D नेटवर्क बन जाएगा पार्टिकल्स का। एग्री हैं? आप ये बताओ कि यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पहले तो ये बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, Na+ और Cl- हैं। ये क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल हैं, आयन है, क्या है, ये आयंस हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई अट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये है क्या, बेसिकली ये आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बना है। एक इलेक्ट्रॉन Cl ने किसको दे दिया, Na ने Cl को दे दिया, तो Na पे कैसा आ गया, प्लस, और Cl पर माइनस। तो इस तरीके से क्या हुआ, NaCl का फॉर्मेशन हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर क्या है ये बताओ, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वैन डर वाल्स फोर्स है, कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। जितने भी सॉल्ट्स आप देखोगे, सॉल्ट्स में क्या होते हैं, आयंस, कैटायन एंड एनायन। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सब में आयंस होते हैं, और आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। तो जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो कौन से सॉलिड होंगे, आयनिक सॉलिड्स। हमने आपसे कहा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आयनिक, तो आयनिक में कौन रखे जाएंगे, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वहाँ पे आयंस होते हैं, और आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो ये कौन सा सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड। NaCl नहीं, इनफैक्ट जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो कौन से सॉलिड होंगे, आयनिक सॉलिड होंगे। Na पॉजिटिव के बाद हम और एग्जांपल लेते हैं, कुछ होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स कौन से होते हैं, जैसे आप डायमंड को चेक करो तो डायमंड में एक कार्बन होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, इस तरीके से। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होगा, 4 से। ये कार्बन एक बार तो इससे अटैच हो गया, दूसरी बार अब ये, फिर कार्बन ऐसे करके यहाँ कार्बन आएगा, ऐसे ये कार्बन आएगा, ऐसे ही हर कार्बन कितने कार्बन से अटैच होगा, 4 कार्बन से अटैच होगा। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि जो डायमंड है या ग्रेफाइट है या फुलरीन है, इसमें जो सारे के सारे बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। भाई कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक तो होगा नहीं, कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ऐसा कोई सॉलिड जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। क्लियर है। तीसरे होते हैं वैन डर वाल्स सॉलिड या मॉलिकुलर सॉलिड। एग्जाम्पल लीजिएगा आइस का। आइस में क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं आइस में, H2O। ध्यान दें, H2O जो है, H2O गैस भी होती है, मतलब वेपर्स होती हैं, H2O लिक्विड भी होता है और H2O सॉलिड भी होता है। H2O जब गैसियस फॉर्म में होगा तो कहते हैं वाटर वेपर्स, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वाटर होता है, और इसके अलावा क्या होती है, आइस होती है, सॉलिड। तो ध्यान देना, जैसे आप H2O में देखोगे ये बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद भी इसको हम कोवेलेंट सॉलिड नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं जरा ये समझना। H2O चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, ये वाला बॉन्ड तो प्रेजेंट होता ही है। ये वाला बॉन्ड वाटर वेपर्स में भी होता है, ये वाला बॉन्ड वाटर में भी होता है जब लिक्विड था, और ये वाला बॉन्ड आइस में भी होता है, मतलब जब ये सॉलिड हो गया। तो इसके लिक्विड होने के लिए या इसके सॉलिड होने के लिए या इसके गैस होने के लिए ये वाला फोर्स तो जिम्मेदार नहीं है। कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? समझिएगा, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ इस तरीके से, ये H आया, ये O और ये H, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। होता क्या है बेटा, जब टेम्परेचर होता है हाई, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये बॉन्ड टूट चुका होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस या क्या किसके नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स वाला बॉन्ड थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से थोड़ी ना बना है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होता है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये तो पता होगा पोलर बॉन्ड होता है, तो पोलर बॉन्ड की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आता है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आता है, और ये ऑपोजिटली चार्ज एंड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, आप देखोगे H2O वेपर्स में भी ये कोवेलेंट बॉन्ड था, H2O जब लिक्विड था तब भी ये बॉन्ड था, और जब आइस होता है तब भी ये बॉन्ड होता है। लेकिन जब फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। जब H2O वेपर्स होती हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, तब वो होती हैं वेपर्स, मतलब वो क्या होता है, गैस। टेम्परेचर कम करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तब ये किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। और जब टेम्परेचर आप बहुत कम कर देते हो, 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाते हो, मतलब जीरो आप मान के चलो, जीरो पे जब आप पहुंच जाते हो तो जीरो पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे थे किसमें, वाटर में, अब वो ट्रांसलेटरी मोशंस क्या होती हैं, रुक जाती हैं। और मोशंस रुकने की वजह से क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल है, जैसे ये H, ये O और ये H, एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इधर ये हाइड्रोजन से अटैच होगा, इधर हाइड्रोजन से अटैच होगा, इधर ये किससे अटैच होगा, किसी ऑक्सीजन से, ये किससे अटैच होगा, किसी ऑक्सीजन से। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे हो जाते हैं, पक्के, यानी फिक्स्ड हो जाते हैं। तो H2O के सॉलिड होने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? क्या कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? H2O के सॉलिड होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जब हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर बढ़ जाता है तो H2O क्या बनता है, सॉलिड बनता है। तो बताइएगा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर जो इसके सॉलिड होने के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आ सकता है अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह थोड़ी ना बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो तभी बनता है जब हाइड्रोजन अटैच होगा फ्लोरीन से, हाइड्रोजन अटैच होगा ऑक्सीजन से, या हाइड्रोजन अटैच होगा नाइट्रोजन से। इन 3 केसेस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अगर ये 3 केसेस नहीं है, जैसे HCl है, HCl में क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल बन जाता है ना, और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या बनेगा, डाइपोल। डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है। या अगर पोलर भी नहीं है तो एक और फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स, वो हो सकता है। सॉलिड होने के लिए ना तो आयनिक बॉन्ड है ना ही कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल अट्रैक्शन, तीसरा कौन सा बताया, डिस्पर्जन फोर्स। और ये सभी जो बॉन्ड्स मैंने आपको बताए ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वैन वाल फोर्सेस में। तो अगर ऐसे कोई सॉलिड्स हैं जहां पर उनके सॉलिड होने के लिए वैन वाल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैन वाल सॉलिड या मॉलिकुलर सॉलिड। क्या बोलेंगे, वैन वाल सॉलिड या मॉलिकुलर सॉलिड। और आखिरी चौथे जो होते हैं वो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स वो होते हैं जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है बेटा वो 11th क्लास में 2 जगह हमने पढ़ाया है। एक तो पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में, एक पढ़ाया होगा हमने वहाँ सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे मेटेलिक रेडियस पढ़ाई थी। दूसरा हमने शायद केमिकल बॉन्डिंग में भी नाम लिया होगा। अगर केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाया है तो पक्का है S ब्लॉक में पढ़ाया होगा मेटेलिक बॉन्डिंग। और 12th में भी आपको पढ़ाया जाएगा जब आपको D ब्लॉक पढ़ाया जाएगा।
आप ऐसा मान के चलिए जो मेटल्स होते हैं और जो एलॉयज होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। दैट्स वाई उनको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। आज की हमारी हेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, कितने टाइप के सॉलिड्स हैं, 4। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, आयनिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ऑल्सो कॉल्ड एज कूलम्बिक फोर्स। दूसरे कौन से होंगे, कोवेलेंट, यहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा वैन डर वाल या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं आपको लिखाऊंगा प्रॉपरली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम अगर एक वर्ड में कहना चाहें तो वैन डर वाल सॉलिड कहेंगे। हालांकि वैन डर वाल सॉलिड में ये 3 देखे गए हैं सॉलिड्स में, कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा कोई पोलर वाला डाइपोल डाइपोल, और तीसरा डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स, और चौथे कौन से होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स। तो बेटा एक काम करेंगे, हम पेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करके एक तरफ आप डाल दें, 3-4 पॉइंट्स पढ़ने हैं और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। आयनिक सॉलिड्स जो 4 पार्ट्स होंगे, डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ने से क्या होता है, याद आसानी से होता है। देखिएगा क्या बताए थे, फर्स्ट आयनिक सॉलिड्स, दूसरे कोवेलेंट, तीसरे वैन डर वाल या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वैन डर वाल या मॉलिक्यूलर, और फोर्थ कौन से हैं, मेटेलिक सॉलिड्स। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप आयनिक में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयनिक बॉन्ड। समझ में तो आ गया था सभी लोगों के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयनिक बॉन्ड, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ब्रैकेट क्लोज, ऑल्सो कॉल्ड कूलम्बिक फोर्स। कूलम्स लॉ लगता है ना, यहां पे पढ़ा होगा आप लोगों ने, F = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। वो खैर फिजिक्स का टॉपिक है। तो पहला पॉइंट आपने लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट में आ जाइएगा, शॉर्ट में लिखिए, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। वैन डर वाल या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वैन डर वाल में क्या क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, दूसरा बताया था आपको डाइपोल डाइपोल आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एग्जाम्पल है आइस, इसका एग्जाम्पल होगा डाइपोल डाइपोल वाले का सॉलिड HCl, HCl को सॉलिडिफाई कर लो तो। और तीसरा क्या बताया था बेटा यहां पे, डिस्पर्जन फोर्स, या इसको ही क्या कहते हैं, ये साइंटिस्ट हुआ करते थे फिट्ज लंडन, उनके नाम पे है लंडन फोर्स। इसका एग्जाम्पल है सॉलिड इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैसेस होती है ना, अब गैस कहना तो गलत हो गया, लेकिन जो सॉलिड आर्गन करके लिख लो, ऐसे लिख लो आप,
सॉलिड आर्गन लिख लो। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, बताइए आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? आयंस। कोवेलेंट में, कोवेलेंट सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स। नहीं समझ में आए? देखो ध्यान दो, जब आपने NaCl एग्जाम्पल लिया था तो ये बताओ NaCl में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे? आयंस थे। कह सकते हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं। जब हमने डायमंड का एग्जाम्पल लिया था तो जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो किसके बीच बन रहा था? बताओ, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही थी वो किसके बीच हो रही थी? एटम्स के बीच में। तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा? यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एटम्स। अब बताइए मॉलिकुलर सॉलिड्स में, जैसे आपने ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया था HOH, अब यहाँ पे ये H आ गया, HOH, इस तरीके से HOH, ऐसे करके ये इधर भी बनाएगा और इधर भी बनाएगा। अब ये बताओ कौन सा फोर्स इसके सॉलिड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला फोर्स है ना। और ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में है? मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। आपको आप कहेंगे कि ये H और O एटम्स के बीच में है। बेसिकली ये H और O एटम्स तो हैं, लेकिन ये एटम्स दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हैं। तो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोले जाएंगे वो एटम्स नहीं बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, जब आप इनर्ट गैसेस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो इनर्ट गैसेस तो मॉलिक्यूल्स बनाती ही नहीं हैं। वहाँ पर जो डिस्पर्जन फोर्स होगा या जो लंडन फोर्स होगा वो किसके बीच में होगा? वो एटम्स के बीच में ही होगा। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि जो हमने 4 टाइप के सॉलिड्स पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? आयनिक, कोवेलेंट, वैन-डेर-वाल और मेटेलिक। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? तो आपने देखा कि आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? आयंस। कोवेलेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स। मॉलिकुलर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्ट सॉलिड, आर्गन, सॉलिड, हील, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और मेटेलिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली कर्नेल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 चीज़ें होती हैं। कर्नेल्स फ्लोट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वहाँ वो आपको पढ़ाया जाएगा कि मेटेलिक बॉन्डिंग होती क्या है। क्लियर है बेटा? लिखिए लिखिए, बता देंगे। मेटेलिक बॉन्ड क्या मेटेलिक में लिखा है? नहीं। अच्छा, वो पहला पॉइंट कंप्लीट करो। मेटेलिक में इट इज़ मेटेलिक बॉन्ड। चलो देख भी लो थोड़ा सा मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है, चेक करो जरा मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। देखो बेटा, हर मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और ये पॉजिटिव पार्टिकल बना लेता है। इसको हम क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं। तो जब किसी मेटल के क्रिस्टल को आप ऑब्जर्व करेंगे तो मेटल के क्रिस्टल में ये बहुत सारे कर्नेल्स होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। इस तरीके से ये हमने कर्नेल्स को बनाया। ये कर्नेल्स हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो निकल गए थे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही ये इससे भी अट्रैक्ट होगा, इससे भी अट्रैक्ट होगा, इससे भी अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और कर्नेल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं उसको? हम मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अभी इस सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? एक ही निकल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में। सोडियम के पैरेलली अगर हम मैग्नीशियम पे चले जाएं तो कितने निकल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो सेकेंड ग्रुप का होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे वो डिपेंड करेगा, अलग अलग मेटल में अलग अलग कहानी होती है। ये मेटेलिक बॉन्ड होता है। और मेटेलिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? कर्नेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी क्लियर हो गया? ये चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं अपना, पहले आप लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आयनिक सॉलिड्स में लिखें
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। कोवेलेंट में बताइए एटम्स, डायरेक्टली लिखो एटम्स। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्ट 18th ग्रुप एलिमेंट्स। एक्सेप्ट गैस नहीं लिख रहे हैं जानबूझ के क्योंकि सॉलिड्स की बात चल रही है। एक्सेप्ट सॉलिड 18th ग्रुप एलिमेंट्स। मेटेलिक में क्या लिखेंगे बेटा? कर्नेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आपकी एनसीईआरटी ने कर्नेल्स ही बोला है, जबकि कई किताबों में एटम्स लिख देते हैं। कर्नेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कई किताबों में क्या करते हैं? एटम्स लिख देते हैं। तो हमने एनसीईआरटी वाला आपको लिखा दिया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जरा ध्यान देना। तीसरा पॉइंट है कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा और कौन नहीं होगा। आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कौन कौन कंडक्टर होगा और कौन कौन नहीं होगा। हाँ, जो भी आपने बताया ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। अब ये बताइए कि कंडक्टर होने के लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, इसके लिए क्या चीज़ चाहिए होगी। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तब हो सकता है जब उसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे। चार्ज कैरियर्स जिनके पास चार्ज मौजूद हो और वो फ्रीली मूव कर सकते हो। चार्ज कैरियर्स क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकते हैं। प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन तो कैसा है? न्यूट्रल है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज है, बट प्रोटॉन मूव नहीं करता है। कौन मूव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर फ्री आयंस हो। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तब होगा जब या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर फ्री आयंस होंगे। चलो हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं, बट वो आयंस फ्री नहीं है। आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। वो बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, जब आप बैटरी यूज़ करते हो, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो आयंस मूव नहीं कर पाते हैं। सपोज दैट हमने ये कोई सॉलिड लिया, यहाँ पर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये आयंस यहाँ पर मौजूद हैं और आपने बैटरी को यूज़ किया। अब ये एंड कैसा है? ये एंड पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव एंड क्या करेगा? इस एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके पास इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये मूव ही नहीं करेगा यहाँ पर। जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो फिर एक हर सब्सटेंस की जो इंसुलेटर होता है उसकी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कैपेसिटेंस नाम के चैप्टर में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि भाई हर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा इन दोनों के बीच। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये इसको तोड़ नहीं पाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते रहोगे तो कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगी। इंसुलेटर को भी क्या बना देगी? कंडक्टर। वही इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। वो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। हो सकता है मैंने बिल्कुल एक्यूरेट ना बताया हो आपको, क्योंकि वो फिजिक्स का टॉपिक है। कुल मिला के हम क्या कहना चाह रहे हैं? आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? चार्ज कैरियर्स होने के बाद भी, चार्ज पार्टिकल्स होने के बाद भी। चार्ज पार्टिकल्स तो हैं बट दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो आयनिक सॉलिड्स जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में क्या होंगे? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जब इन आयनिक कंपाउंड्स को हम लिखाएंगे आपको बेटा, जब इन आयनिक कंपाउंड्स को आप पानी में डाल दोगे तो पानी में ये घुल जाते हैं, आयंस अलग हो जाते हैं। नाउ आयंस आर फ्री टू मूव, और जब आयंस फ्री हैं मूव करने के लिए, देन जो एक्वस सोल्यूशन बनेगा इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आयनिक की बात हो गई। कोवेलेंट में, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं कोई फ्री। हाँ, बस ग्रेफाइट है जो कोवेलेंट है, और उसके बाद भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप लोगों को 11th में पी ब्लॉक में पढ़ाया गया है।
जो कार्बन होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में ले जाता है और हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, डीलोकलाइज होता है, फ्री होता है। मैंने पढ़ाया है 11th में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, वो डायरेक्टली याद कर लें। ग्रेफाइट कैसा होता है, कोवेलेंट सॉलिड और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तीसरे कौन से हैं, मॉलिकुलर सॉलिड्स। मॉलिकुलर सॉलिड्स आर ऑलवेज बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट कौन से हैं, मेटेलिक सॉलिड्स, दे आर ऑलवेज, है ही नहीं कुछ, चार्ज कैरियर ही नहीं है। कहाँ है चार्ज कैरियर्स बताओ, पार्शियल चार्ज है बेटा वहाँ, H पॉजिटिव पार्शियल है ना, और फ्री भी नहीं है मूव करने के लिए। फ्री कहाँ है वहाँ पर, पहली बात तो पूरा चार्ज नहीं आया है, एक यूनिट चार्ज कहाँ आया है, पार्शियल चार्जेस हैं, और उसके बाद मूव करने के लिए फ्री भी नहीं है। ठीक है, ऐसे तो आयनिक कंपाउंड्स में भी आयंस हैं ना, लेकिन वो कंडक्टर क्यों नहीं है, वो मूव ही नहीं कर सकते, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसलिए। और लास्ट क्या बताए थे, मेटेलिक, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने बना के दिखाया था अभी आपको। दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस को हम लोग चेक कर रहे हैं। आयनिक में लिखिएगा, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because ions are not free to move. Ions are not free to move. कोवेलेंट में आइएगा, बैड कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बैड कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। लिख लें, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर बिकॉज ईच कार्बन हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। बिकॉज each carbon has 1 free electron. मॉलिकुलर में आइएगा, ऑलवेज बैड कंडक्टर्स। ऑलवेज बैड कंडक्टर्स। आखिरी, ऑलवेज गुड कंडक्टर्स, मेटेलिक सॉलिड्स। ऑलवेज गुड कंडक्टर्स। आखिरी पॉइंट बेटा मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के है, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। अब आप ये बताइए, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, देखो बेटा आयनिक कंपाउंड्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। बात करते हैं मॉलिकुलर की। मॉलिकुलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स कैसा होता है, वीक फोर्स होता है। इसलिए मॉलिकुलर सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोएस्ट होता है। मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें तो मेटेलिक सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो से हाई जाता है, मतलब कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। किसी मेटल का कम होता है तो किसी मेटल का ज़्यादा होता है। बेसिकली जो मेटल्स में या मेटेलिक सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। और मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टेक पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है, सेकेंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, डी ब्लॉक में चले जाओ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप वालों का बहुत कम होता है। सोडियम को तो आप चाकू से, सोडियम पोटेशियम इनको चाकू से काट सकते हो। इवन जो रूबिडियम होता है, रूबिडियम के बाद सीजियम, वो तो लिक्विड हो जाता है। टेम्परेचर थोड़ा सा अगर आपने बढ़ाया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कैसी होती है, बहुत कम।
नंबर एक तो इलेक्ट्रॉन एक ही टेक पार्ट करता है, और नंबर दो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है, इससे मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ और घट जाती है वहाँ पे। तो फिलहाल मेटेलिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, लो से हाई। हाँ, कोवेलेंट हमने बीच में छोड़ दिए। कोवेलेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, डायमंड में बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग, आयनिक में दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction is a strong force, electrostatic force of attraction is a strong force। सेकेंड, कोवेलेंट में आइएगा, कोवेलेंट में लिखो they have highest melting point because covalent solids form melting point, highest melting point because covalent solids form giant molecule। मॉलिकुलर में लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और मेटेलिक में, मेटेलिक में लिखिएगा लो टू हाई, लो टू हाई depending on the strength of metallic bond, low to high depending on the strength of metallic bond। लास्ट हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे, आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स लिखिएगा। सॉल्ट्स, सभी सॉल्ट्स आयनिक होते हैं। कोवेलेंट में लिखिएगा एग्जाम्पल्स, कोवेलेंट में पहले भी आपको बताया है, डायमंड, ग्रेफाइट, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, फुलरीन, या इसके अलावा ये तो कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। और एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें सिलिका या सिलिकन ले लो, SI। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम नाइट्राइट, SiC, ये सिलिकन कार्बाइड होता है, कार्बाइड, IDE, डी फॉर डेली, सिलिकन कार्बाइड। इसका एक और नाम होता है, याद आ गया, कार्बोरंडम। ये सब कोवेलेंट के एग्जाम्पल्स हैं। मॉलिकुलर के एग्जाम्पल्स लिखिएगा, आइस, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, बोलो? ड्राई आइस होती है सॉलिड CO2। इसका कॉमर्शियल नेम होता है ड्रिकोल्ड। आइस, ड्राई आइस, आयोडीन। बाकी आपको जब हम कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ये मॉलिकुलर के एग्जाम्पल्स हो गए। और मेटेलिक के एग्जाम्पल्स लिखेंगे, मेटल्स एंड एलॉयज। ये आपका सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या था टॉपिक?
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम यहीं पे आपको एटलीस्ट क्लास में ही प्रैक्टिस कराते हुए चलेंगे। तो 2 टॉपिक्स आपके हो गए। 2 टॉपिक्स कौन कौन से हुए? पहला टॉपिक जो कल की क्लास में हुआ था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, और दूसरा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। तो उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस तो मैं आपको कल करा चुका हूँ कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, 2-3 क्वेश्चन करा दिए होंगे। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम स्यूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं, वो जिनका छूटा हुआ है वो लेक्चर देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। या एक और कराया था, हाँ, ग्लास विंडोज़ वाला कराया होगा, मिल्की अपीयरेंस वाला, वो सब। तो एनसीईआरटी में और जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको देख के बता देता हूँ। लिखिए, एक तो यही क्वेश्चन होगा, क्लासीफाई करना होगा, मतलब सॉलिड का एग्जाम्पल देंगे हम, आपको बताना होगा ये क्रिस्टलाइन है, सॉरी एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन। इनफैक्ट क्रिस्टलाइन नहीं बताना है, क्रिस्टलाइन में डायरेक्टली क्या बताना है, आयनिक है, कोवेलेंट है, या मॉलिकुलर है, या फिर मेटेलिक है, या एमॉर्फस है, राइट। चलो क्वेश्चन लिखो, मैं बोल देता हूँ, एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी से बता देंगे। क्वेश्चन लिखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, कॉमा, कोवेलेंट, तीसरा वैन डर वाल, चौथा मेटेलिक एंड एमॉर्फस। तो जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी वाले वही आपको हम बोल देते हैं। एनसीईआरटी इसमें जो दिए हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन है, देखो। अच्छा, अभी आया ही नहीं। हाँ, देखो कौन कौन से दिए गए। एक तो दिया गया P4O10, आपको बताना है ये कैसा सॉलिड होगा। नेक्स्ट दिया गया है अमोनियम फॉस्फेट, NH4 होल थ्राइस PO4, SiC, सुन लीजिए बेटा, बातें नहीं, I2, P4 प्लास्टिक के अलावा ग्रेफाइट, ब्रास, रुबिडियम, लिथियम ब्रोमाइड और सिलिकॉन। ये आप लोग, कुछ मैं अपने पास से आपको दे रहा हूं। अपने पास से आपको हम दे रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं PCl5 और एक दे रहे हैं PBr5। ये भी आपको करने हैं। आपको क्या बताना है इसमें, बोलो। आपको बताना है ये आयनिक है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है, वैन डर वाल है, या फिर एमॉर्फस है। एमॉर्फस के एग्जांपल्स हम आपको कल ही लिखा चुके हैं। अच्छा बेटा सुनिएगा, कॉपी तो कर ही लिया होगा या कर लेना। सुनो, कॉपी कर लिया, जल्दी करो। सुनने के लिए ये कह रहे थे, अभी भी लगे हुए हो गया। देखो, आयनिक सॉलिड पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आयंस दिख जाते हैं। ये आयन दिख रहे हैं आपको। अगर हमने कहा NaBr तो आपको पता है कि भाई सोडियम है, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, फर्स्ट ग्रुप का है ना। इसने प्लस बनाया और इसने माइनस, तो ये कैसा हो जाएगा, आयनिक सॉलिड। आयनिक दिख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेटेलिक सबसे पहले दिख जाते हैं। आपको पता है कि रुबिडियम था कहीं पे, रुबिडियम। अब रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो मेटल है तो क्या होगा, मेटेलिक सॉलिड। एलॉयज दिख जाते हैं, ब्रास, ब्रास क्या है, एलॉय है, तो कैसा होगा, मेटेलिक सॉलिड। दिक्कत आती है कोवेलेंट में और मॉलिकुलर में।
कोवेलेंट के गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं वो आपने याद कर लिए, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब है ना। बाकी जो होते हैं वो सब मॉलिकुलर ही होते हैं, जहाँ पर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में ही ना आए कि क्या होगा। मेटेलिक बॉन्ड दिख जाता है, आयनिक बॉन्ड दिख जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं दिखता है, और मॉलिकुलर वैन डर वाल्स फोर्स नहीं दिखता है। कोवेलेंट वाले एग्जाम्पल्स याद कर लो कुछ गिने चुने, और जहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको ना दिख पाए वहाँ पर क्या होता है, मॉलिकुलर सॉलिड होता है। क्लियर हो गई बात। एक तो ये क्वेश्चन ये आप करके लाओगे, इसे मैं कल चेक करूंगा। एक आध क्वेश्चन और यहाँ से दिए गए हैं, आप सुन लो। देखो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस का मतलब वही है रैंडम जो अरेंजमेंट होता है, ऐसे करके कुछ इलेबोरेट करके वर्ड दिया गया है, और कुछ एग्जाम्पल देने हैं एमॉर्फस के, वो मैंने आपको कल लिखा दिए। फिर एक क्वेश्चन है, What makes a glass different from a solid such as quartz? What makes, ये भी कल पढ़ाया है, What makes a glass different from a solid such as quartz? अरे भाई कल जिन्होंने लेक्चर देखा है उनको पता होगा, दोनों सिलिकेट्स होते हैं, दोनों सिलिका होता है। क्वार्ट्ज कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, और ग्लास कैसा होता है, एमॉर्फस। चलो खैर तो कल की बात हो गई। और फिर लिखा है, अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। पहले तो मेल्ट कराओगे क्वार्ट्ज को और बाद में रैपिड कूलिंग करा दोगे। ये कल का है, कल का पढ़ाया हुआ है। तो कल का जो लोग आज आए हैं वो कल का लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद करेंगे ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कोई और ऐसा दिया गया था, शायद देखा था कहीं, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कमेंट करना है इस पर, स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बहुत सीधी सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रांग है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो फिर वो सॉलिड कैसा होगा, स्टेबल होगा। यही आपको कमेंट करना। क्लियर हो गई बात। तो ये दो टॉपिक शुरू के खत्म हो गए, जो कि इस चैप्टर के सबसे बोरिंग टॉपिक्स थे, जिसमें आपको मेहनत कम करनी होती है, हमें ज़्यादा करनी होती है। इसके बाद जो पोर्शन आएगा कल से जो स्टार्ट होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। वो पूरा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मॉडल्स भी आपको हम दिखाएंगे। तो फिलहाल ये दोनों टॉपिक्स तैयार करके आइए, और जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा वो मुझे व्हाट्सएप करें, उनको वो लेक्चर दे दिया जाएगा, ठीक है, और ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। और वो लेक्चर देख लें, ये लेक्चर देख लें, ये क्वेश्चन कर लें। 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में और हैं जो मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से क्वेश्चन थे, नंबर बताया था नहीं, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का, एक तो 1.1 हो गया, 1.1 के बाद 1.2 ये भी हो गया, मतलब पढ़ा दिया इससे रिलेटेड। 1.3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बोल ही दिया। 1.3 के बाद है 1.6। ये 4 क्वेश्चंस मुझे दिख गए अभी, जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं, और कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में इन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बाकी आपको असाइनमेंट में हमारे खुद के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी क्वेश्चंस में, वहाँ से आप लोग लगाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी को हम लोग हैंड टू हैंड ख़त्म करते हुए चलेंगे, आपको घर से एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर असाइनमेंट तो आपको देखो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, AR मिलेंगे, एजर्शन, रीज़न, है ना, वो आपको जल्दी मिल नहीं पाएंगे कहीं पे, असाइनमेंट में बहुत बढ़िया से आपको मिल जाएंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी असाइनमेंट में मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी आपको घर पे नहीं छूना है, फिर भी आप छूना चाहते हो तो आप करो, हम बता रहे हैं। यहाँ हो जाएगा एनसीईआरटी नंबर 1, असाइनमेंट आपको दे देंगे, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं, और कल बात करेंगे हम आगे की। ये क्वेश्चंस लगा के लाइएगा, लिख के लाइएगा इनको, ठीक है।